दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ अपलोड होता है। साथ ही साथ दोस्तों, हम लोग 17 बीपीएससी का टेस्ट सीरीज भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। बिहार स्पेशल का क्वेश्चन बैंक, और दोस्तों चूंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चनों की तरफ हम लोग एकदम प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो प्रीवियस ईयर पीआईक्यू देख लेंगे हम लोग, और जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं, चांसेस है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। इसी कड़ी में दोस्तों, हम लोग आज भारतीय राज्य व्यवस्था में अभी तक बीपीएससी में जो भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसका एक अध्ययन करेंगे, उसको जानेंगे। जो आपको दोस्तों इसको एग्जामों में पूछने के प्रबल चांसेस है, इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम लोग चलते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों किया गया? दोस्तों, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में जो हो गया हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आजादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, तो कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान में शामिल है। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल रूप से जो संविधान का मूल भाग था उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे ये बढ़ गया है। ठीक है, अब लगभग आपको 450 से अधिक अनुच्छेद हो गया है। ठीक है ना, ये मूल भाग में था। मूल भाग में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, जो अब बढ़कर दोस्तों ज्यादा हो गया है। लगभग आपको 450 से अधिक अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हो गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में आर्टिकल्स हैं तो दोस्तों 450 से अधिक आर्टिकल्स हो गए हैं। ठीक है, मैंने बताया अभी 400 से अधिक हो गया है। अब देखिए दोस्तों, इसमें संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का मिलान करना है। तो देखिए दोस्तों, संघीय सूची में वर्तमान में लगभग 98 प्रविष्टियां है। ठीक है, राज्य सूची में 59 प्रविष्टियां हैं और समवर्ती सूची में 52 प्रविष्टियां हैं। तो नए आंकड़ों को आप ध्यान रख लीजिए, एग्जामों में पूछ सकता है। संघीय सूची में कितनी है दोस्तों? 98, राज्य सूची में 59 और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, भारत के संविधान के प्रस्तावना में कुछ चीजों को क्रम में रखा गया है। भारत को देखिए दोस्तों, सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातंत्र, गणतांत्रिक रूप के रूप में घोषित किया गया है। ये लगातार लाइनें हैं दोस्तों, आगे पीछे आप नहीं बोल सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। ये लाइन ही याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें भारत को सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों ये 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो दोस्तों देखिए, इन नए राज्यों के निर्माण के संशोधन हेतु अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा अनुच्छेद 42 के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती। तो साधारण बहुमत से ही राज्य बनाने का संशोधन होता है।
उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। देखिए दोस्तों, भारतीय नागरिकों को कानून के समक्ष जो है समता का अधिकार है, अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ जो है दोस्तों वो प्राप्त है भारतीय नागरिकों को ही, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण भी जो है नहीं प्राप्त है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 में लिखा हुआ अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, यह गैर नागरिकी विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो कौन कौन सा दोस्तों? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण सिर्फ और सिर्फ जो है भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को नहीं। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडों को फहराना के तहत जो अधिकार है वो किसके तहत दिया गया है दोस्तों बताइए? तो ये अधिकार दिया उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडों को फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अनुसार के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ दिया गया? तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जो है 1 अप्रैल 2010 में जोड़ दिया गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया है, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालिकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से जोड़ दिया गया 86वें संशोधन अधिनियम के अनुसार। निम्न में कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के 19(1) के अनुसार सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्र, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में निहित है, अतः यह मूल अधिकार है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार तो है ही दोस्तों, काम का अधिकार है, मकान का भी का अधिकार है। तो ये आपको दोस्तों देखिए, ये शिक्षा का अधिकार भी आपका मौलिक अधिकार ही है। ठीक है, तो इसके साथ सूचना का अधिकार मानवाधिकार है। तो शिक्षा का अधिकार भी 86वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार है। इस प्रकार विकल्प ए और सी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार ये दोनों मूल अधिकार हैं, तो एक से ज्यादा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से कौन सा सूचीबद्ध है? समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। नहीं दोस्तों, ये ही दोनों जो है सिद्धांतों को भाग 4 में समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, समान नागरिक संहिता, ये दोनों का वर्णन है। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशिक सिद्धांतों में अनुच्छेद 39(घ) में सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है, जबकि अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का निर्देश देता है। हालांकि यह भाग 4 में उल्लेखित नहीं है। इस प्रकार इस प्रभाव भी निर्देशक तत्व जैसा ही है, परंतु यह राज्य द्वारा बाध्यकारी नहीं है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत दिया गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या दोस्तों 11 है। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संविधान में जोड़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जामों में पूछेगा। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अपना अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में कहा गया है, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। यह अनुच्छेद 53 क 1 में कहा गया है।
यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति पर भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा, और अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो जो सर्वोच्च जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वह बैठेंगे दोस्तों। ठीक है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में उनका क्रम दोस्तों 12वां है। ठीक है, देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, और अभी जो है दोस्तों वर्तमान में 15वीं जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो दोस्तों देखिए, कोई भी कानून पेश होता है, अगर राष्ट्रपति की उसको मिल जाती है अनुमति तो वह एक अधिनियम बन जाता है। संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वो अधिनियम तभी बन पाता है जब सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दे देता है। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में 12वें हैं। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान या अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो दोस्तों ये अटॉर्नी जनरल हैं, भारत के महान्यायवादी इनको बोला जाता है। ठीक है ना, ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं लेकिन ये कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जो किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदनों के किसी संयुक्त बैठक में और सदन की किसी समिति में बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता। अनुच्छेद 88 के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है? तो दोस्तों वो है महान्यायवादी। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितनी अवधि तक अनुपस्थित रहता है? तो दोस्तों 2 माह तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) के तहत संसद तथा अनुच्छेद 190(4) के तहत राज्य मंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, परंतु इस अवधि में सदन के सत्रावसान या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित समय नहीं जोड़ा जाएगा। राज्यसभा में होते हैं, देखिए दोस्तों, राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 81 क ख में कहा गया है कि राज्यों और संघ राज्यों के 238 से अनधिक प्रतिनिधियों तथा राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से मिलकर राज्यसभा बनेगी। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, देखिए दोस्तों, राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त नहीं होता है। अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, अर्थात यह एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदस्यों के द्वारा होता है। संविधान अनुच्छेद 89(1) एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। सही है दोस्तों। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने वाले बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। तो दोस्तों देखिए, धन विधेयक की शुरुआत जो है लोकसभा में होती है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 109 अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 109(2) में कहा गया कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन की अवधि में पारित करना होगा।
साथ ही राज्यसभा सिफारिशों सहित विधेयक लोकसभा को 14 दिन में वापस करेगी। इससे ज्ञान होता है कि राज्यसभा धन शक्ति के मामलों में शक्तिहीन है। धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल और केवल लोकसभा में। लेखानुदान बना है कैग की रिपोर्ट के अनुसार अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही समेकित कोष से कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु यदि सरकार के वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव लाए और नई सरकार विनियोग विधेयक तुरंत नहीं लाए तो किसी अन्य कारण से विनियोग विधेयक के पारित होने के पहले ही रुपयों की आवश्यकता होती है, तो अनुच्छेद 116 के तहत लोकसभा लेखानुदान पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है। अनुच्छेद 116 में यह व्यवस्था है कि यदि आकस्मिक परिस्थितियों में सरकार को बहुत अधिक धन की आवश्यकता है, जैसे युद्ध के समय, तो संसद सकल राशि की स्वीकृति दे सकती है, जिसे अनुदान कहते हैं, जिसे वोट ऑफ क्रेडिट कहते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। लोक लेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है। लोक लेखा समिति लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इनमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों समेत कुल 22 सदस्य होते हैं। इसका उद्देश्य लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना है। यह उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की भी सिफारिश करती है जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं। समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्ययों का प्रति परीक्षण करती है। विपक्ष के लोकसभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में होता सही है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, यह भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, यह गलत है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों वो राज्यपाल होता है। संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो देखिए दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। भारत में चलित न्यायालय, इसका मानसुपत्र क्या है? देखिए दोस्तों, इसका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के समय हुआ था। 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुनाना में देश की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन किया गया। इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन ने किया। इसका उद्देश्य सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना है। इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने की थी। ठीक है, इसकी शुरुआत की थी। यानी ये दोस्तों पूछा हुआ इसके मानस पुत्र कौन है, यानी इसकी शुरुआत किसने की थी? किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो दोस्तों आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत घोषित किया जाता है। अनुच्छेद 352, यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है, जिसे युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो इस अनुच्छेद का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं। ध्यातव्य है कि मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन से सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया। अनुच्छेद 355 संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक शक्ति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। अनुच्छेद 356, यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधे के अनुसार नहीं चला सकता, तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाता है। अनुच्छेद 300, देखिए दोनों इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 352 के तहत जो है आपातकाल,
अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 के यदि राष्ट्रपति को समाधान हो गई कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिससे भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में, तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत कर सकता है। केंद्र और राज्य सरकार की व्यवस्था में मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर 18 वर्ष किसके तहत कर दी गई दोस्तों? तो ये कर दी गई दोस्तों 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया था। तो इसको याद रखिए दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की आयु कर दी गई है। 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दोस्तों शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था और दोस्तों 6 से 14 साल के बच्चों को जो है शिक्षा का अधिकार फ्री कर दिया गया था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या दोस्तों 22 है। ठीक है दोस्तों, कितनी है दोस्तों? 18 है। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? 18 है। 92वें संविधान संशोधन से पूर्व संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी। इसका संशोधन करके दोस्तों अब 22 कर दिया गया है। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या जो है अब 22 हो गई है। सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो दोस्तों बलवंत राय मेहता ने, अशोक मेहता ने द्विस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। वर्ष 1952 में प्रारंभ सामुदायिक विकास कार्यक्रम और वर्ष 1953 में प्रारंभ राष्ट्रीय विस्तार योजना के पुनर्गठन के लिए जो है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन वर्ष 1957 में किया गया था। इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी। दोस्तों ये तीनों पूछा हुआ है। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ, 1953 में राष्ट्रीय विस्तार योजना शुरू हुई और 1957 में बलवंत राय मेहता द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का अनुशंसा की गई। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों देखिए, त्वरित निर्णय सही है, लचीलापन होना चाहिए, बड़े देशों के लिए आदर्श ये जरूरी नहीं है। केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगी इकाइयों के बीच बंट जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती है, केंद्र और एक दूसरी राज्य सरकार। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन में उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। तो केंद्रीय शासन व्यवस्था में त्वरित निर्णय, लचीलापन एवं कानून की एकरूपता का परिचायक है, परंतु ये छोटे देशों के लिए आदर्श व्यवस्था है कि न कि बड़े देशों के लिए। विकेंद्रीकरण यानी दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की बात हो रही है कि प्रणाली की सिफारिश जो है बलवंत राय मेहता ने की थी। ठीक है, सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता ने नवंबर 1957 में पंचायती स्तर पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। इसके अनुसार 3 स्तरों पर पंचायती राज स्तर का गठन होगा, जिसमें जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर है। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी। तो देखिए दोस्तों, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। वर्ष 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रतिमान के स्थान पर द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति की गई थी। इसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा 15,000 से 20,000 जनसंख्या पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव था। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या होती है दोस्तों? तो एक प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण या प्रशासनिक प्राधिकारी है जो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच समन्वयक एवं पर्यवेक्षक के रूप में काम करती है। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। ठीक है,
14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जनजाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों लगभग 1206 है। ठीक है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो दोस्तों देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, तो इसमें जर्मनी शामिल नहीं है, जिनमें 5 अस्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस एवं चीन है। शेष 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की अस्थायी सदस्य दोस्तों देखिए 5 ही है, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस एवं चीन। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है मानव अधिकारों के संरक्षण से। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में लंदन के बैरिस्टर पीटर बेंसन ने की थी। ठीक है, 1961 में पीटर बेंसन ने विश्व में हो रही अनैतिक गिरफ्तारी के विरोध में द फॉरगेटन प्रिजनर्स नामक एक लेख लिखा। एमनेस्टी इंटरनेशनल उन्हीं के विचारों का एक मूर्त रूप है। इसका मुख्यालय लंदन में है। चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो दोस्तों न्यू चाइना न्यूज एजेंसी, जिसे सिहुआ न्यूज एजेंसी भी कहते हैं। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, येलो बुक किसको कहते हैं? तो दोस्तों येलो बुक फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट है। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहां हुई थी? तो दोस्तों बेंगलुरु में। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया की स्थापना अगस्त 1987 में बेंगलुरु में की गई। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों यह की गई 1965 में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिक अंतःकालीन संसद, अस्थायी और गैर संक्रमणकालीन उपलब्ध लागू हुए। ठीक है, अतः संविधान को पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप के क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को इसको पूरी तरह प्रभावी कर दिया गया। ठीक है, अंतिम रूप 26 नवंबर 1949 को और लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को इसको पूर्ण रूप से अंतिम रूप दिया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। देखिए दोस्तों, संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखिए दोस्तों, सार्वभौमिक सत्ता संपन्न जो है समाजवादी जो है क्या है दोस्तों, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, जिसको पंथ निरपेक्ष कहा गया है। भारत का जो क्रम है, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष जनवादी गणतंत्र है भारत का। ये क्रम ही दोस्तों याद रखना है। आप बार बार इसको रिपीट करके याद कर सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र माना गया है इसको। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, देख लीजिए। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, यह हम भारत के लोग शब्दों से शुरू किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है, अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। भारतीय संविधान की प्रकृति दोस्तों प्रकृति में संघीय है, किंतु भावना में एकात्मक है। संविधान वेताओं ने संविधान को मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया, एक संघात्मक तथा एकात्मक। एकात्मक संविधान वह संविधान है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती है, जो प्राय केंद्रीय सरकार होती है। इसमें प्रांतों को केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है। इसके विपरीत संघात्मक संविधान वह संविधान है
जिसमें शक्तियों का केंद्र एवं राज्यों में विभाजन होता तथा दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में रूप से कार्य करती है। भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में विविधताओं में काफी विविध मतभेद रहा है। संविधान निर्माताओं के अनुसार भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है, किंतु प्रो जेनिंग्स को भारतीय संविधान को संघात्मक मानने में आपत्ति है। प्रोफेसर वेयर ने इसे अर्ध संघीय संविधान अथवा एकात्मक संविधान, जिसमें एकात्मक संघात्मक तक सहायक रूप में है, ठीक है, तो विशुद्ध संघात्मक और प्रकृति में एकात्मक है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दोस्तों दल बदल संशोधन से संबंधित है, ठीक है। 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में दल बदल विरोधी अधिनियम 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। भूमि सुधार जो है दोस्तों ये राज्य सूची का विषय है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त कर की जा सकती दोस्तों जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा। ये भारतीय बैंक में धन जमा करके तो ऐसे ही पता चल रहा है दोस्तों। देखिए, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपको जन्म द्वारा मिलती है, देशीकरण द्वारा मिलती है, किसी विभाग के सम्मेलन द्वारा मिलती है, रजिस्ट्री द्वारा मिलती है। नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, नागरिकता संशोधन विधेयक जो है 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया था तथा उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो 11 दिसंबर 2019 हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी दी और यह विधेयक अधिनियम बन गया। तो राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो दोस्तों इसके लिए सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। देखिए, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 को प्राप्त है। उपयुक्त न्यायालय अपनी इस शक्ति के प्रयोग में 5 प्रकार का रिट जारी करता है, जिसका नाम है परमादेश, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध। भारतीय संविधान में किसी अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं अनुच्छेद 12 से 35 के तहत। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के तहत मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1922 तक में स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें 19 का जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। निम्नलिखित में कौन सा मूलभूत अधिकार है? तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार दोस्तों मूल अधिकारों से हटा दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मूल अधिकारों से हटाकर अनुच्छेद 300 क में शामिल करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। निम्नलिखित संवैधानिक अधिकारों को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो दोस्तों अधिकार परीक्षा को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षा को संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम भी कहा गया है। एक कार्यवाही है जिसके द्वारा न्यायालय को लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावों की वैधता की जांच करता है। इसके अतिरिक्त उत्प्रेषण को भी पोस्टमार्टम रिट कहा जाता है, क्योंकि इसमें भी निर्णीत न्यायिक कार्यवाहियों की जांच की जाती है। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दोस्तों निहित है। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित ये वो आदर्श है जिन्हें किसी राज्य के दौरान नीति के निर्माण एवं कानूनों के क्रियान्वयन में ध्यान रखना चाहिए। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो देखिए दोस्तों,
यह जो है नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार को परिवर्तित किया जा सकता है। नीति निर्देशक सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है, क्योंकि निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश है इसमें, जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों के राज्य के प्रति दिए गए सुरक्षा की गारंटी है। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इसके तहत मौलिक कर्तव्यों से संबंधित भाग 4 को एवं अनुच्छेद 51 को शामिल किया गया। मूलतः मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों क्या जोड़ा गया? बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया इसमें। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों के नाम से। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालक से कार्यपालिका का प्रतिकरण नहीं है दोस्तों। हमारी संस्कृति को, समृद्ध विरासत को सुरक्षित करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा जो है, तो ये सबसे बड़ा मौलिक कर्तव्य क्या है दोस्तों? हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि और संरक्षण को करना। और दोस्तों 86वां संविधान संशोधन में बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को भी जोड़ा गया है। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता, संसद का हिस्सा होता है। तो दोस्तों ये संसद का हिस्सा होता है राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर संसद का निर्माण करता है। इस प्रकार वह संसद का भिन्न अंग है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली की अनुमानिक मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 55(3) के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसको? तो दोस्तों उस विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है दोस्तों भारत के संसद द्वारा। ठीक है, संसद हटा सकती है महाभियोग चलाकर। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष दोस्तों कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों मंत्रिमंडल सचिव। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होते हुए सिविल सर्विसेज बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है युद्ध के आधार पर, बाह्य के आधार पर, हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, तो तीनों के आधार पर कर सकता है दोस्तों। तो टी और नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। वह हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर। प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन दोस्तों राज्य में राज्यपाल के द्वारा लागू होता है दोस्तों। किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा, यानी राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार देता है। राज्यों के मुख्यमंत्री का अधिकार दोस्तों राज्यपाल के पास होता है। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान करने का अधिकार है सर, किया जाता है। आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने का अधिकार नहीं है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। यह सही है दोस्तों। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, यह गलत है दोस्तों। ठीक है,
संविधान के अनुसार, शासन के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल सहकर्मणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्रीय सरकार का। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं दोस्तों केवल लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं दोस्तों किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति। ठीक है, इसमें नहीं दिया हुआ है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका जो है विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो दोस्तों, इसमें से बहुत सारे ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, शासन प्रणाली की सामान्यतः दो पद्धतियां होती है, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसाधमत शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा राष्ट्रपति न्यायिक पालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होते। भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो दोस्तों, लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ और वह हुआ दोस्तों अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के समय। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो दोस्तों, भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो एडवोकेट जनरल। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? तो दोस्तों, 1956 में। आजादी के बाद भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन प्रावधान किया गया था। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल के साथ नेता होते हैं। लोकसभा के चुनाव के लिए निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु दोस्तों 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? तो दोस्तों, 25 वर्ष। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो अपनी वैध मतों का 1/6 भाग अगर प्राप्त नहीं होता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत यदि कोई प्रत्याशी अपनी वैध मतों का 1/6 प्राप्त नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी की जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वो अपनी जमानत खो बैठता है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों, 2026 में। किस वर्ष तक रहेगा? तो 2026 तक। संविधान के 44वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा अनुच्छेद 81(3) में संशोधन करके वर्ष 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का निर्धारण वर्ष 2026 तक संशोधित किया गया है। तब तक स्थान निर्धारण के लिए 1971 की जनगणना आधार वर्ष होगी। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना के आधार पर। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। भारत के संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्यों के विधानमंडलों का वर्णन है। अनुच्छेद 170 के तहत प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्यों के साथ मिलकर बनेगी। वर्तमान में सबसे छोटी विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की है, जबकि राज्यों में सिक्किम 32 के साथ सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की है, जहां पे 403 है।
ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में 60 है, मेघालय में 60 है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास थी। राष्ट्रपति अधिकतम 2 सदस्यों को नामित कर सकता था। 104वें संविधान संशोधन द्वारा अब इसे निष्प्रभावी बना दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो अनुच्छेद 330 के तहत। लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा दोस्तों? राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री की सलाह पर। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो दोस्तों वर्ष में 2 बार। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में लगभग 80 सीटें हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन सा राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? तो दोस्तों बिहार और महाराष्ट्र। दोस्तों उस समय बिहार नहीं बना था। तो देखिए दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश 80 सीटों के साथ पहले स्थान पर है। द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र 48 सीटों के साथ। पश्चिम बंगाल तृतीय स्थान पर। मध्य प्रदेश में 29, तमिलनाडु में 39 और बिहार में 40 सीटें हैं। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो दोस्तों 1952 में। लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था। यह चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं दोस्तों 6 वर्षों के लिए। ठीक है, यह एक राज्यसभा विघटन नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। और दूसरा है जिससे इसे विघटित नहीं किया जा सकता, इसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसको प्राप्त होता है? तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो दोस्तों 12 किए जाते हैं अनुच्छेद 80 के अनुसार, जिसमें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष विज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त है। राज्यसभा के चेयरमैन उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश होते हैं। देखिए, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, ये गलत। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है दोस्तों? भारत के उपराष्ट्रपति। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है किसके द्वारा? लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों उस समय के क्वेश्चन के अनुसार कोई दूसरे थे। ठीक है दोस्तों, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। कितने? तो 6 महीने का। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? देखिए दोस्तों, शून्यकाल के बारे में जान लीजिए। प्रश्नकाल और सभा पटल पर रखे जाने के तत्काल पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले का समय लोकप्रिय नाम शून्यकाल है। इस अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं। लोकसभा में कथित शून्यकाल मामले उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्व 10 बजे से पूर्व जिस महत्वपूर्ण विषय को लोकसभा में उठाना है, तो इसको मध्य 12 बजे यह शुरू होता है। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? नीति और कार्यान्वयन से। निम्न में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो अधीनस्थ विज्ञान पर समिति। आम आदमी पार्टी अब एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है दोस्तों। ठीक है, कोई भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कब कहलाएगी? राज्य स्तरीय यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का 6% प्राप्त किया है। यदि वह राज्य की लोकसभा के आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता है, तो उसको राज्य स्तरीय पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होता है।
संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, तो केवल 4 होगा दोस्तों। ठीक है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इसमें कौन सर्वोच्च है? तो दोस्तों संविधान सर्वोच्च है। दिल्ली है, एक दिल्ली क्या है दोस्तों? एक केंद्र शासित प्रदेश है। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा दे दिया गया। बिहार को काटकर प्रथम वनांचल राज्य का बनना संभव है? इनमें से कोई नहीं दोस्तों। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों एमएन वेंकटचलैया थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारतीय संविधान के द्वारा। अनुच्छेद 124 में न्यायालयों की संख्या का उल्लेख है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता क्या है? तो दोस्तों भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता 2019 में 33 कर दिया गया है, इसको बढ़ाकर। ठीक है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति जो है दोस्तों संसद के पास है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है दोस्तों? तो 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिख कर दे सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति को। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है अगर उसको उसमें कुछ गलती लगता है तो। भारत की न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो दोस्तों भारत की न्यायिक प्रणाली कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और परंपरा पर आधारित है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो राज्यपाल होता है। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि ऐसा करने में वे उन अधिकारियों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में नहीं थे, अनुच्छेद 175(2) द्वारा। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन दोस्तों विधान क्या होता है दोस्तों? विधान पालिका होता है। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्न में से किस श्रेणी में नहीं चुने जाते? तो दोस्तों ये उद्योगपति श्रेणी में नहीं चुने जाते, स्थानीय निकाय पंचायत सदस्यों की श्रेणी में चुने जाते हैं, शिक्षकों को चुना जाता है, स्नातकों को चुना जाता है। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है केंद्रीय संसद द्वारा। निम्नलिखित राज्यों में कहां विधान परिषद है? देखिए दोस्तों अनुच्छेद 168(1) के अनुसार वर्तमान में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषदें हैं। भारत के 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान का प्रस्तुत करता है? तो अनुच्छेद 170 है दोस्तों। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहते हैं तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए विधानसभा उपाध्यक्ष को। किस उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो दोस्तों गुवाहाटी और मुंबई। गुवाहाटी उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए इसकी क्षेत्र धारिकता असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश तक है, जबकि मुंबई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव के लिए है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है का प्रकार है, तो यह दोस्तों एक तरह का
स्वत्वाधिकार मुकदमा है, टाइटल सूट। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष स्वत्वाधिकार मुकदमे के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें दो संविधाओं ने बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि की संपत्ति पर अपने अपने दावे पेश किए हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकताएं प्रदान करता है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 13 है। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो दोस्तों शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में थी, लेकिन संविधान के 42वें संशोधन के तहत इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया था? अनुच्छेद 280 के तहत। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है राज्यों और केंद्र के बीच वित्त से। योजना आयोग की स्थापना हुई दोस्तों, ये हुई थी आपको दोस्तों 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों यह है चुनाव आयोग को। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में दर्जा प्राप्त है। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। तो चारों का चारों सही है दोस्तों। निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने प्रतिवेदन जमा किया था? तो 1987 में। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो दोस्तों राज्य सरकार द्वारा। नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 के तहत पंचायतों के संबंध राज्य में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो दोस्तों 243 जी के अनुसार, 6 के अनुसार। देखिए दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं को 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। निम्न में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? देखिए दोस्तों, संविधान की 11वीं सूची में पंचायत का उल्लेख है, जिसमें कुल 29 विषय शामिल हैं। पुस्तकालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यवसायिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आवासन, लघुवन उपज, मत्स्य उद्योग इत्यादि विषय शामिल हैं। लेकिन ग्रामीण खेल का उल्लेख 11वीं सूची में नहीं है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो दोस्तों ग्राम पंचायत। देखिए दोस्तों, पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 अणु के तहत पंचायत से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी, ठीक है, जिनमें गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषदें शामिल हैं। इस सिफारिश को 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंचायती पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया, राजस्थान में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का आदेश देता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 40 के तहत। इनमें से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं इसमें से क्या है? तो इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है, सही है। इसमें लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना होता है, यह भी सही है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, यह भी सही है। पंचायती राज स्तर की 3 स्तरीय ग्राम पंचायत, ठीक है दोस्तों, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला परिषद है, ठीक है दोस्तों। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है दोस्तों? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है स्थानीय जनता की।
ये बिना जन भागीदारी के पंचायती राज का स्वप्न साकार नहीं हो सकता। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है सामुदायिक विकास का, शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, लोगों की हिस्सेदारी, ये तीनों का। पंचायती राज को भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका नाम डॉक्टर बलवंत राय मेहता समिति है। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? सी दोस्तों, ये गलत है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी संविधान अनुच्छेद 40 के तहत। पंचायती राज सर्वप्रथम परिवर्तित किया गया दोस्तों कहां पर? राजस्थान के नागौर जिले में। निम्न में से किस कमेटी ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता समिति ने। निम्न में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार के क्षेत्र में नहीं आता? तो दोस्तों सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। पंचायती राज प्रणाली राज्य सूची में आती है। किस राज्य सरकारों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है दोस्तों? तो दोस्तों ये हो जाएगा बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, चारों ने दिया है दोस्तों। बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के 50% आरक्षण को वैध कर दिया है। किस राज्य सरकारों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है? तो बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ने। 73वें संविधान संशोधन की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? तो दोस्तों यह शुरू हो गई 64वें संविधान संशोधन के अनुसार। देखिए, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने वाले 73वें संविधान संशोधन की अधिनियम की वैधानिक शुरुआत मूलतः 64वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा हुई थी। इस बिल को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मई 1989 में लोकसभा में प्रस्तुत किया था। हालांकि यह विधेयक राज्यसभा में पारित न होने के कारण व्यवगत हो गया था। तत्पश्चात 72वां संविधान संशोधन 1991 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर 73वें संविधान संशोधन 1952 के रूप में अधिनियमित किया गया। किस संविधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान का 73वां संविधान देखिए दोस्तों, एक ही क्वेश्चन को कितना बार पूछा है पंचायती राज प्रणाली द्वारा। इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता? तो दोस्तों न्यायिक पुनर्विवेक्षण का कार्य। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है दोस्तों या तो लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? तो दोस्तों 1951 में। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन विधेयक 1951 लाए गए। संविधान संशोधन के द्वारा 15(1), 19(1), 19(2) संशोधन किए गए। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन को। 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के बहुत सारे मौलिक प्रावधानों को बदलने की कोशिश की गई, इसलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई। 42वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य उच्चतम न्यायालय द्वारा 1973 में केशवानंद भारती मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाई को दूर करना था, जिसमें संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को आधारभूत ढांचे को संशोधन करने से रोका गया था। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो काका साहब कालेलकर थे। पिछड़ी जाति आयोग का गठन 1953 में हुआ था। राज्य लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो दोस्तों भारत के राज्य के राज्यपाल द्वारा। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का वर्तमान संस्करण M3 है। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो देखिए दोस्तों, संघ लोक सेवा के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को वरीयता क्रम में एक समान रखा गया है, ठीक है ना। यूपीएससी के अध्यक्ष हो गए, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गए तथा एक ही इसमें है, समान है। जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने न्यायिक क्षेत्र में 14वें तथा उससे बाहर 17वें क्रम पर रखा गया है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो दोस्तों मुकदमे तथा कार्यवाही से। तो दोस्तों यह हो गया आपको पूरा का पूरा दोस्तों मैंने करा दिया इसमें क्वेश्चन भारतीय राज्य व्यवस्था का, पॉलिटिकल साइंस का। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए।